अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूँ मारिया जदू। नाज़रीन, प्रोग्राम में साथ मौजूद है सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सिद्दीक जान और प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अदील वड़ाइच। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवन फील्ड रेफरेंस से पहली बार मेरिट्स के ऊपर मरियम नवाज की अपील पर समाअत हुई है। आज बजाय मेरिट्स के ऊपर दलाइल देने के हैरान कुन तौर पर कमरा अदालत ने मरियम नवाज ने अदालत से कहा कि मैं एक और पिटिशन के जरिए कुछ हकायक को सामने लाना चाहती हूं। अपील के मेरिट से दलाइल से कबल मैं ये अपील जो है वो दायर करना चाहती हूं। नाज़रीन, आज उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू भी की। उन्होंने क्या कहा अपने केस के मेरिट्स, जरा ये सुनिए। नाज़रीन, केस के ऊपर ये मजीद भी उन्होंने बात की। वो मजीद क्या कह रही थी, जरा ये भी सुने। इन इश्यूज को सेटल किए बगैर, इन इश्यूज को एड्रेस किए बगैर, इनका जवाब दिए बगैर ये मुकदमा आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये अपील आगे नहीं बढ़नी चाहिए। नाज़रीन, आपने सुना कि मरियम नवाज आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रही थी। केस के मेरिट्स पर उन्होंने बात की है। सिद्दीक, पहले तो मैं चाहूँगी आप इस पूरे केस का अहवाल बताएं, फिर हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए मारिया, हमने सबसे पहले इस प्रोग्राम में ये बताया था अपने देखने वालों को, नाजरीन को, कि ये वो केस है जो कि शरीफ ख़ानदान के सियासी मुस्तकबिल का फ़ैसला करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था। और जिस दिन ये भी आपको बताऊं कि जिस दिन पहली इसकी मेरिट के ऊपर समाअत हुई थी और दलाइल का आगाज़ कर दिया था अमजद परवेज़ साहब ने, तो जैसे ही दलाइल का उन्होंने आगाज़ किया था तो कोर्ट रूम में मौजूद वो सहाफ़ी जिनको अंदाज़ा था कि ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है कि इस केस के मेरिट्स के ऊपर जो है वो दलाइल का आगाज़ हो गया है, तो उन रिपोर्टर्स ने एक दूसरे को देखा कि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि हम सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस केस के दलाइल पर के मेरिट्स पर दलाइल का आगाज़ नहीं किया जाएगा और अमजद परवेज़ साहब कोशिश करेंगे इसको डिले किया जाए। लेकिन अमजद परवेज़ साहब ने जब दलाइल का आगाज़ कर दिया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन आज का मैं आपको बता दूं, और पहले बल्कि थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं कि इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अब इस केस का फैसला होना है। अब मेरिट्स के ऊपर डिस्कशन शुरू हो गई है, दलाइल शुरू हो गए हैं। अब दो इसके नताइज निकलेंगे, या मरियम साहबा बरी होंगी या एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब को जो फैसला है उसको बरकरार रखा जाएगा और मरियम साहबा जिस दिन ये फैसला सुनाया जाएगा उस दिन वो कमरे अदालत के बाहर से गिरफ्तार होकर जेल चली जाएंगी। और ये भी हम बता चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना ज़रूरी होता है लोगों को कि अगर हफ्ते में 2 समातें होती हैं तो मैक्सिमम 4 से 6 माह इस केस को लगेंगे और 4 से 6 माह के अंदर अंदर इसका फैसला हो जाएगा। अब हुआ क्या, दलाइल का आगाज़ तो कर दिया। जब ये दलाइल का आगाज़ हो गया तो अब इस केस ने चलना ही चलना है। अब जब से उन्होंने दलाइल का आगाज़ किया है, मेरिट्स के ऊपर पहली बार उन्होंने दलाइल दी, और यह भी मारिया बताता चलूँ आपको भी और अपने नाजरीन को भी कि केस के मेरिट्स के ऊपर 1052 रोज़ बाद इस केस की समाअत शुरू हुई थी। यानी सितंबर 2018 में जब जमानत मिली थी नवाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज साहबा को और कैप्टन सफदर साहब को, उसके बाद टेक्निकल चीजें चलती रहीं, कभी जमानत का मामला, कभी कोई और मामला, कभी बाहर जाने का मामला, कभी बाहर से वापस लाने का मामला। लेकिन मेरिट्स के ऊपर पहली मरतबा अप्रैल में जाके अप्रैल 2021 में समाअत का आगाज हुआ। अब आज क्या हुआ, आज जो है वो मरियम नवाज साहबा रोस्टरम पर आई और रोस्टरम पर आके उन्होंने जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर यानी साहब को कहा कि मैं 2 बातें करना चाहती हूँ। पहली बात यह है कि मेरे वकील अमजद परवेज़ साहब ने इस केस में दलाइल देने से और इस केस को आगे चलाने से और मेरी वकालत करने से इनकार कर दिया है। और दूसरा, उन्होंने बताया कि मैं एक दरखास्त दायर करना चाहती हूं जिसमें इस केस के हवाले से कुछ ऐसे फैक्ट्स अदालत के सामने रखना चाहती हूं जिसमें मैं ये चाहती हूं कि अदालत पहले उसके ऊपर फैसला करे। पहले पॉइंट के ऊपर आ जाएं। पहले पॉइंट के ऊपर मारिया देखें, जब भी कोई वकील इस तरह से किसी मुकदमे से अलग होता है तो उसका एसोसिएट आके कहता है कि वो वकील साहब जो है वो मजीद इस केस में आगे नहीं वकालत करना चाहते, पावर हटानी वो विड्रॉ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। दूसरा, जब आमिर फारूक साहब कोर्ट ऑर्डर में ये लिखवाने लगे कि मरियम साहबा ये कह रही हैं कि इनके वकील मजीद ऐसा नहीं है, तो अतातारड़ साहब ने उस वक्त बोले और मरियम साहब ने कहा जी अभी हम दोबारा कोशिश करेंगे कि अमजद परवेज़ साहब आ जाएं। तो यानी अभी तक ये तजाद है, डबल गेम नजर आती है कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। मैंने आपको बताया है कि शरीफ खानदान की पूरी कोशिश है कि जितना टाइम गेन किया जा सकता है इस केस में टाइम गेन किया जाए। और क्योंकि आपने अब वो शॉर्ट चला दिया मरियम साहबा का, वरना मेरा था कि बाद में उस पर बात करेंगे, लेकिन मुख्तसर उसके ऊपर साथ ये बात कर दूं कि मरियम साहबा कह रही है मेरा केस बड़ा तगड़ा है। अगर केस तगड़ा है तो चलाएं, आपको तो कहना चाहिए कि डे टू डे चलाएं। दूसरा जो उन्होंने सिद्दीक साहब ये बताएं कि जब मरियम साहबा रोस्टरम पर आ गई उस वक्त अदालत में क्या मंजर था, क्योंकि जब इस तरह जब साइल खुद रोस्टरम पे आता तो जज साहब पूछते हैं
आपके वकील किधर हैं, उनके जो एसोसिएट हैं वो किधर हैं? कितनी देर मरियम जो है ये बोलती रही वहां पर, और इनको इजाजत दी गई बात करने की? जी बिल्कुल इजाज़त दी गई है और ये 5 मिनट की समाअत थी। और जो दूसरा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, दूसरा पॉइंट यह है कि मरियम साहब ने कहा कि वो एक दरखास्त दायर करना चाहती हैं। देखें, आप तो बड़ाई साहब खुद कोर्ट को कवर करते हैं, कभी भी दरखास्त दायर करने के लिए पेशगी इजाज़त की जरूरत नहीं होती अदालत की कि आप जाके सर हम आपको एक दरखास्त देना चाहते हैं, मैं चाहते भैया आप दरखास्त दें। उसका एक तरीका है, वो जाकर आप मुतलका ब्रांच में जाकर दरखास्त दायर कर देते हैं। हाँ, उसकी इजाजत की जरूरत नहीं थी। और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप कह रहे हैं कि इस केस हमें ये केस क्यों बनाया गया, इसके हवाले से हम हकायक अदालत के सामने रखना चाहते हैं, पहले उसका फैसला करें। तो 3 साल पहले आप वो दरखास्त दायर कर देते, या इसके मेरिट्स पे डिस्कशन स्टार्ट होने से पहले आप दायर कर देते। ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। और अब आप देखेंगे जो मरियम साहब दरखास्त दायर करेंगी उसमें जो अरशद मलिक साहब की वीडियोस वाला जो मामला था, लेकिन उसको इससे नहीं जोड़ा जा सकता। वो और केस था, वो और जज साहब थे, ये और जज साहब हैं। और देखें, अगर आपका केस तगड़ा है तो आप आगे दलाइल दें। आप देखें, आप ये कहते हैं कि जज मोहम्मद बशीर साहब ने फैसला ठीक नहीं किया। आपके पास जो सबूत हैं, जो आप कहा करते थे कि ट्रक भर के हमने सबूतों के अंबार लगा देंगे, आप वो सबूत यहां दे दें। देखें, आपने अब ये इनको समझ नहीं आ रही कि ये जाएं तो जाएं कहां। ना ये उगल रहे हैं, ना ये निगल रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही और बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। और अदिल बड़ाई साहब इस पे बात कर लें, फिर कुछ और नुकात पे जो उन्होंने बाहर गुफ्तगू की उस पे भी बात करें। अदिल की तरफ आऊंगी। अदिल, जो कुछ भी आज अदालत के अंदर हुआ और बाहर आके जैसे मरियम नवाज ने गुफ्तगू भी की है, ये सब बाय डिजाइन था या बाय डिफॉल्ट था? देखें, जब पनामा केस चल रहा था ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो अकरम शेख साहब इनके वकील थे, मखदूम साहब इनके वकील थे। तो अचानक पता चला कि ये वकील अलहदा हो गए हैं केस से। फिर मालूम ये हुआ, जराए ने ये बताया, उनके चैम्बर्स के जराए ने ये बताया कि उन्होंने, मतलब अकरम शेख साहब जैसे सीनियर जो वकील हैं, उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को ये कहा था कि जो भी आपके पास बिल्कुल ये पनामा से रिलेटेड ये सारे मामलात में जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो आपकी मनी ट्रेल है, ये सच सच में मुझे बता दें, मेरे सामने रख दें, मैं ये केस आपको जीत के दिखाऊंगा। उन्होंने अपने वकील पर भी एतमाद नहीं किया। अच्छा। उस वक्त उनके इन वकला की इस टीम ने, इन सीनियर वकला ने यह तय किया कि हम आपका केस नहीं लड़ सकते, आपको डिफेंड नहीं कर सकते। फिर वो देखें जिस तरह कतरी खत आया, कतरी खत मजाक बना, मनी ट्रेल नहीं आई, बाकी सब कुछ आ गया। उसके बाद जब ये मामला एहतसाब अदालत में गया, अब सेक्शन 9 जो है जो नैब का, वो ये कहता है कि जो बारे सबूत है वो पब्लिक ऑफिस होल्डर पे है, या जिससे मुतल्लिक जिस पर इल्जाम है कि आप मनी ट्रेल दें, बारे सबूत दें। वहां पूरी प्रोसीडिंग में, ट्रायल कोर्ट में कोई मनी ट्रेल नहीं दी गई। उसके बाद ये 3 साल गुजर गए। 3 साल गुजरने के बाद जब ये मामला अब आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, 3 साल गुजरने के बाद अब खुदा करके मेरिट्स पे बात होने लगी है, तो मरियम नवाज साहिबा का रोस्ट्रम पर आकर यह कहना कि जी मैं मेरिट्स, ये केस मेरिट्स पे भी ना सुना जाए, मैंने अभी एक नई दरख्वास्त देनी है और कच्चा चटा खोल के रख देना है। अच्छा, ये वो तजजिए, तबसरे, क्या सराइयां लोग किया करते थे कि ये जी केस को मेरिट्स पे नहीं चलने देते, केस को डिले कर रहे हैं, ये सारी चीजें थी गैर वाजे। आज के दिन ये वाजे हो गया है कि ये शरीफ खानदान की स्ट्रेटेजी है कि इस केस को मेरिट्स पर चलने से रोकना है, इसमें डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करने हैं। ये उनके अपने अल्फाज हैं, ये जो भी आपने अपने ये जो शॉर्ट्स यहां चलाए हैं प्रोग्राम में, उसमें उनके अल्फाज हैं कि, लेकिन अच्छा बाहर आके ये कहती हैं कि मैंने ये नहीं कहा कि ये केस मेरिट्स पे ना सुना जाए, मेरिट्स बड़े स्ट्रांग है हमारे केस के। लेकिन ये 3 बरस से तो ये मामला अपील में ही चल रहा है। अभी तक तो इसमें सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स, टेक्निकल जस्टिस और ये सारी चीजें जो एक तरीका होता है ना वकला का, वो नजर आ रहा था। आज जब वो खुद आ गई हैं, मुझे ऐसे लगता है कि जब मेरिट्स पर केस लड़ना था तो उनके वकील ने भी शायद वही फरमाइश की हो, जो कि उन्होंने बड़ी ठीक बात की है, दुरुस्त बात की है कि मैंने अब केस जीतना है, मुझे बताएं मैंने किन मेरिट्स पे जाकर ये केस लड़ना है। तो ऐसे लगता है कि जो अकरम शेख साहब के साथ हुआ, जो मखदूम साहब के साथ उस वक्त हुआ, शायद या तो इन वकील के साथ भी ऐसा ही हुआ है, तो या ये एक स्ट्रेटेजी है कि नहीं जी मैं खुद जाके कहूंगी कि जी ये केस में मैंने दरख्वास्त दायर करनी है, और उसमें ये चीज नजर आ रही है
कि ये एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है। ठीक है, मतलब आप कौम को, जी हम कौम को कुछ बताना चाहते हैं, आप अदालत को बताएं, कौम ने फैसला नहीं करना, कौम ने फैसला इलेक्शंस में करना होता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अपनी नाअहली खत्म करनी है तो अदालत को आपने फैक्ट्स बताने हैं। वो फैक्ट्स आज तक सामने नहीं आए। वो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स कैसे खरीदे गए और उसमें इन्होंने जो अपने वालिद साहब की इसमें मदद की इस सारे मामले में, जिसमें इनको 7 साल की सजा हुई, उसमें तो आज तक एक भी कोई एविडेंस, कोई ऐसी चीज सामने ही नहीं आई। तो ये अब वाजे कर दिया खुद मरियम नवाज साहिबा ने कि इस केस में मेरिट्स पर इस केस को लड़ने में जो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं उन्होंने इस्तेमाल करने हैं, बल्कि वो नया पेंडोरा बॉक्स खोलने जा रही हैं। अब अदालत में ये जाके रोस्ट्रम पर शायद जो गैर जरूरी बातें होंगी या वो बातें जो मीडिया के कैमरों पे वो करती हैं, शायद वो अदालत में करने की कोशिश करें। लेकिन सिद्दीक साहब ये बताएंगे कि वो अदालत इस तरह के मामलात की फिर इजाजत देती है कि रोस्ट्रम पे जाकर इस तरह की बातें की जाएं? देखें, मैं पहले, आपने अदील वड़ाई साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि इन्होंने अपने वकीलों को भी मुकम्मल सच नहीं बताया था। देखें, सियाने लोग कहते हैं कि 2 लोगों से, एक वकील से और एक डॉक्टर से, लेडी डॉक्टर से आप जब जाएं, जिस तरह के भी आपको मर्ज हो, कभी कोई बात छुपाएं नहीं, शर्मिंदा ना हो, उसको सच बताएं ताकि आपका इलाज हो सके। डॉक्टर से या वकील से आप बातें छुपाएंगे तो फिर उसके कंसिक्वेंसेस होते हैं। देखें अदील वड़ाई साहब, अब मैं आता हूँ, जो आपने बात की कि अदालत इजाज़त देगी, अदालत इनको इजाज़त देगी, कहीं जो इन्होंने कहना है। लेकिन बात वही है कि अब ये मीडिया के ऊपर अपना खेल खेलना चाहते हैं, अब ये मामले को कहीं और लेके जाना चाहते हैं। लेकिन अब लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। अब आते हैं अदील वड़ाई साहब, जो बाहर गुफ्तगू हुई। सबसे पहले तो मरियम साहबा जो है वो, ये मैं आपको बता दूं कि पिछली बार मैंने नाम बताए थे, सॉरी आज मैं नाम नहीं अभी बता पा रहा क्योंकि वो मेरे नोट्स तो हैं लेकिन मैं उनको कंपाइल नहीं कर सका। आज भी शहबाज शरीफ ग्रुप का एक भी बंदा नहीं आया, सारे मरियम साहबा के कैंप के लोग थे। और आज भी 80% लोग सिलेक्टेड थे, हारे हुए और मखसूस नशिस्तों वाले, यानी कोई वो बड़े नाम नहीं थे जिनका पिछले प्रोग्राम में भी हमने जिक्र किया था। फिर मरियम साहबा से चौधरी निसार साहब की बयानात के ऊपर हुआ कि पीपल्स पार्टी अच्छी सियासत कर रही है, उसको उन्होंने जवाब देने से इनकार किया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा नो कमेंट, कुछ भी नहीं कहूंगी ये पीपल्स पार्टी वाले सवाल पे। और उन्होंने कहा इसको इस बात को इस काबिल भी नहीं समझती कि इस पर कुछ कहूं, यानी पीपल्स पार्टी के वाले से और चौधरी निसार को इस काबिल नहीं समझती कि उन पर बात करूं। फिर उन्होंने चौधरी निसार की तहरीक इंसाफ में शमूलियत के सवाल के ऊपर भी सुनी अनसुनी कर दी। फिर उन्होंने कहा कि मेरा केस मेरिट पर बहुत मजबूत है, वही बात जो आप कर चुके हैं कि केस मेरिट पे मजबूत है तो आप लड़ें, आपको तो कहना चाहिए कि डे टू डे चलाएं। फिर उन्होंने कहा कि कच्चा चाटा खोल के सामने रखना चाहती हूँ, केस क्यों बना। फिर उन्होंने कहा कि मेरिट से पहले इस इशू को सेटल किया जाए जो अदालत के सामने रखूंगी। फिर साहब, यहां मैं आपको रोकना चाहूंगा, उन्होंने अगर बात नहीं की तो अपने केस से मुतल्लिक नहीं की, लेकिन अफगानिस्तान के मामले पे उन्होंने सबक जरूर पढ़ा दिया है। यानी जिस काम के लिए वो आई थी, हम शो पे बात भी करने लगे हैं, जिस मकसद के लिए आई थी, वो अफगानिस्तान वाले मामले पे उन्होंने फिर बात भी वही की जो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें बाहर बैठ के कर रही हैं। ये हैरान कौन था? देखें, वो उनका उस पर मैं आता हूँ, उसकी वजह यह है कि जाहिर है उनके वालिद साहब के दोस्त हैं हमदुल्ला मोहिब, और जिस तरह से हमदुल्ला मोहिब और उनकी सारी हुकूमत को शिकस्त हुई, रेत की दीवार साबित हुए और शर्मिंदगी जो उठानी पड़ी, तो वो तो जाहिर इसलिए कह रही थी। ये देखें, आज उन्होंने इल्ज़ाम लगाया एक अदालत पे और जजेस पे। वो कहती हैं कि अगर मेरी दरख्वास्त पर फैसले से कबल केस चलाया गया तो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे। वो कहती हैं कि जो बाकी अपीलें हैं वो इल्तवा का शिकार हैं, सिर्फ मेरी अपीलें चल रही हैं हालांकि। और फिर वो कहते हैं मेरा केस आउट ऑफ टर्न लगाया गया। ये इतनी बड़ी गलत बयानी है, ये इतना बड़ा इल्ज़ाम है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिल्ला साहब पर और साथ ही जस्टिस आमिर फारूक साहब और मोहसिन अख्तर कैनी साहब पर। देखें अदील वड़ाई साहब, 2020 की अपील जो थी उसका फैसला कर चुके हैं, ये कहा आमिर फारूक साहब ने, और ये 3 साल से पेंडिंग है। नहीं कह सकता कि आउट ऑफ टर्न लगी है। 2018 की है, ये 2018 की है, और 2018 के बाद सितंबर 2018 के बाद सितंबर 2021 आ गया, अभी तक एक सिर्फ समाज के ऊपर, मेरिट्स के ऊपर जो है वो दलाल दिए गए। और आज जो सबसे बड़ी एक बात है शहबाज शरीफ साहब के लिए कि शहबाज शरीफ साहब पे जिस तरह से तज़ीक आमेज़ कहके लगाए गए कि जब उनसे पूछा गया कि अगले इलेक्शन में कौन वज़ीर आज़म को उम्मीदवार होगा, शहबाज शरीफ होंगे, तो उन्होंने कहा आपको क्या इतनी जल्दी है साबिक होगा, और उसके ऊपर कहके लगे। और उन्होंने कहा कि जब अनाउंस होगा फिर हम अनाउंस करेंगे, यानी शहबाज शरीफ साहब के आगे भी उम्मीदवार के भी चांसेस नजर नहीं आ रहे। और फिर आखिर में जाहिर है वो जिक्र हो गया अफगानिस्तान को, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। हालांकि लेकिन सिद्दीक, जहां पर एक तीसरे धड़े की हम बात कर रहे हैं वो भी बन रहा है। अभी आपने बात की कि अब वो उन्होंने अदालत के हवाले से भी बात की कि अगर मेरी अपील को ना सुना गया तो ये इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करेगा। तो इनकी जंग दरअसल है किससे? मीडिया से है, अदालत से है, या इदारों से? क्लैरिटी नहीं मिल रही इस वक्त। तो इनकी जंग आपस में है, खानदान की जंग है, शहबाज साहब की फैमिली की और नवाज साहब की फैमिली की आपस में जंग है। और ठीक, ये मैं नहीं कह रहा,
नून लीग के अंदर जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून इमरान खान की इतनी बड़ी दुश्मन नहीं है जितनी आपस में एक दूसरे के दुश्मन है। और आप देखें तो सही कि शहबाज शरीफ को 2 बार सवाल हुआ कि आप वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे, वो कहती हैं कि वो वक्त आने पर फैसला करेंगे, और अगर नवाज शरीफ फैसला करते हैं, अगर पार्टी फैसला करती है तो हम उनके साथ खड़े होंगे। तो फिर जिस तरह से आप मुसलसल देखें ना, शहबाज शरीफ बयान देते हैं, मरियम औरंगजेब आके उसकी तरदीद कर देती हैं, ख्वाजा आसिफ बयान देते हैं, शाहिद खान अब्बासी आके उसकी तरदीद कर देते हैं, एक दूसरे के खिलाफ चाहता है कि मीडिया पे उनका खुल के आगे अपनी राय है। बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पे ब्रेक का टाइम हुआ है। ब्रेक के नाज़रीन हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर एतराज़ात के मामले पर एक नया तनाज़ा खड़ा हो चुका है। ये क्या तनाज़ा है, ब्रेक के बाद आपके साथ शेयर करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर एतराज़ात के मामले पर एक नया तनाज़ा खड़ा हो चुका है। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत में एक बार फिर से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ठन गई है और इलेक्शन कमीशन ने पहली मरतबा एतराज़ात लगाकर भेजे हैं। अदील, मैं आपसे जानना चाहूंगी ये कितने एतराज़ात लगाए गए हैं और ये कौन कौन से एतराज़ात हैं जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से लगाए गए हैं? देखें, सबसे पहले तो ये बात हैरानकुन है कि एतराज़ात पहले आ गए और वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माहिरीन को इलेक्शन कमीशन ने आज बुलाया और अच्छा। एतराज़ात आज मीडिया की सुर्खियां भी बन गए हैं। और इस सदीक को अक्सर ये इस बात पे, ये जो आपने कहा ना, जो वही हुआ जिसका डर था, ये डर सदीक साहब को अक्सर होता था। वो कहते थे कि अदील साहब ये बात मान लें कि इलेक्शन कमीशन ईवीएम नहीं लाएगा। मैंने कहा नहीं, वो बात तो ऐसी करते हैं कि हम जी टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये 37 एतराज़ात जो लगाए हैं इसमें अच्छा। कई एतराज़ात तो बहुत ही हैरानकुन है। यानी जो उनके करने के काम है, जो इलेक्शन कमीशन ने करने हैं, वो हुकूमत जो के वो भी उन्होंने हुकूमत के खाते में डाल दिए हैं। ठीक है। मतलब कुछ एतराज़ात तो उनके बनते हैं, होने भी चाहिए, क्योंकि एग्जीक्यूट उन्होंने करना है। लेकिन उन्होंने मसलन कौन से ऐसे एतराज़ात हैं वो भी मैं आपके सामने रखूंगा जो इन्होंने खुद करने थे। पहले तो इन्होंने कहा जी वक्त की कमी है, वक्त बहुत कम है इसको एग्जीक्यूट करने में। 2 साल अभी पड़े हैं इलेक्शन में, कितना वक्त चाहिए। फिर ये कह रहे हैं जी वोटर की शनाख्त खुफिया रखने का मसला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसमें करार दे चुकी है सेनेट इलेक्शन वाले मामले में कि जो सीक्रेसी है वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकती, शफाफ इंतखाबात जो हैं वो ज्यादा जरूरी हैं। फिर इसमें कहा ज्यादा मशीनों से एक ही रोज में इंतखाबात कराना नामुमकिन है, यानी मशीनें जो हैं वो इंतखाबात में मदद के लिए लाई जा रही हैं, यानी मशीनों के बगैर एक ही दिन में आप इंतखाबात कराना आपके लिए आसान है। और मशीन जिसका मकसद ये है कि जो नतीजा है जल्दी आ जाए, वो कह रहे हैं जी मुश्किल है। फिर ये कह रहे हैं कि वोट की राजदारी के मसाइल हैं, फिर वही बात आ जाती है सीक्रेसी जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। फिर ये कह रहे हैं जी कि स्टेक होल्डर्स में इत्तेफाक नहीं है, ये पार्लियामान का काम है, ये पार्लियामेंट में ही ये कंसेंसस आना है। फिर आपका आईन पाकिस्तान ये कह रहा है कि उसमें सादा अक्सरियत से आप कानून मंजूर कर लें, वो तो फिर बाइंडिंग है वैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, तो ये आपकी दर्द सर नहीं है। फिर इसमें यह कहा गया जी सिस्टम हैक भी हो सकता है, यानी जो मशीन कनेक्टेड ही नहीं है इंटरनेट से, ये कह रहे हैं वो हैक हो सकती है। फिर उन्होंने कहा जी रिजल्ट ताखीर का शिकार हो सकता है, यानी मशीन लाई इसलिए जा रही है जब पैरेलल सिस्टम जो है वो चलता रहेगा और नतीजा खत्म होने के चंद मिनट बाद वो जो रिजल्ट आ जाएगा, ये कह रहे हैं जी ताखीर का शिकार हो जाता है। फिर ये कह रहे हैं फाइनेंशियली वायबल नहीं है, ये तो दर्द सर हुकूमत की होनी है, पैसे आपने तो नहीं देने, हुकूमत ने देने हैं, हुकूमत कह रही है ये लेकर आए, आप कह रहे हैं फाइनेंशियली वायबल नहीं है। फिर उसके बाद इनके करने के कौन से काम थे? इनके करने के जो काम थे वो ये थे कि लैक ऑफ कैपेसिटी एट ऑल लेवल्स। ये तो इसका मतलब है आप अपने खिलाफ चार्जशीट तैयार कर रहे हैं क्योंकि आपने एग्जीक्यूट करना कैपेसिटी नहीं है। फिर आप ये कह रहे हैं कि लैक ऑफ मैसिव पायलट टेस्टिंग्स, ये पायलट टेस्टिंग आपने करनी है, यानी आप अपनी इनकॉम्पिटेंस बता रहे हैं। फिर इसके बाद आपने ये इन्होंने कहा है कि लैक ऑफ इंश्योरिंग सिक्योरिटी एंड चेन ऑफ कस्टडी ड्यूरिंग मशीन एट रेस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये भी काम आपने करना है, हुकूमत ने नहीं करना। फिर इसके बाद इन्होंने कहा है कि पोल इन 1 डे यूजिंग मशीन्स इज नियरली इम्पॉसिबल। आपने बगैर मशीनों के, यानी इनके कानून में क्या लिखा है, इलेक्शन एक्ट में लिखा है रात 2 बजे नतीजा देना है, वो रात 2 बजे तक नतीजा नहीं आता, पूरे 5 साल एक नया पेंडोरा बॉक्स खुला रहता है, दर्द सर बनी रहती है जी, नतीजे लेट हो गए हैं जी, इलेक्शन चोरी हो गया है।
Re-election और करवाए आपकी जाते हैं। सहूलत के लिए, जी बिल्कुल, उसमें ये अभी देख लें ये डस्का वाले मामले में क्या हुआ। फिर इसमें इस तरह की एब्सेंस ऑफ डस्ट फ्री, ह्यूमिड फ्री, कंट्रोल टेम्परेचर एनवायरनमेंट, वेयर हाउस, मतलब ये वो चीजें हैं। अच्छा, बेसिकली ये चैलेंजेस हैं उन्होंने लिखे हैं, लेकिन वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मेरी आज बात हुई। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये कह रही है कि इन्होंने लगता है गूगल किया है और जो कॉपी पेस्ट करके जो चीजें यहां आ सकती थी वो उन्होंने लिख दी, और हकीकत जितने में एतराजात अभी आपने बताया उनसे लग रहा है कि तमाम जर्नल नौयत के ये- हैं, इसमें कोई टेक्निकल चीज नहीं जिसको आइडेंटिफाई ये किया वो गया। एतराजात हैं जो मतलब गूगल करके, मतलब जनरल भी वो होते हैं जिसमें मतलब आपका आईटी विंग है, आपके आईटी विंग ने इसको एग्जीक्यूट करना है, आपने इलेक्शन कमीशन है, आपको तो इस हवाले से बड़ी स्पेसिफिक बात करनी चाहिए। आप खुद कह रहे हैं वक्त नहीं है, और आपने इतने एतराजात सामने रख दिए हैं और आपको यह भी नहीं पता कि आपने कौन कौन से एतराजात कर दिए हैं। फिर इसमें यह कहा गया है कि जी रिजल्ट डिले होगा, फिर इसके बाद मशीन किसकी तहवील में रहेगी कुछ पता नहीं है, ये मुमकिना जी मुमकिना, ऐसे वो खदशे उन्होंने डाल दिए हैं। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, इससे पहले हम ये कहा करते थे, जिस तरह से मैं वो कह रहा था ना कि आपने कहा कि जी डर है, वो डर, उस डर ने, बल्कि उस शक ने, जो शक था कि ये शायद नहीं करेंगे, अब ये चीज हुकूमत को होगी वाज़ेह कि ये करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब ये इतराजात करने का मतलब तो यही है कि आप इसको नहीं करना चाहते। अपोजिशन इस पे पहले इतराजात उठा चुकी है, तो ऐसे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपोजिशन का हम आवाज बन रहा है, और हुकूमत जो बुनियादी तौर पर ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, उसकी दर्द सर है, एक्ट नहीं बनता, नहीं इस्तेमाल होगी। हुकूमत ने एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए इसको लेकर आना है, तो आपकी तो दर्द सारी नहीं है। तो ये तमाम अब हीले बहानों के तौर पे ये चीजें नजर आ रही हैं। एस्टैब्लिश हो गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसमें वाकई को रोड़े अटकाना चाहता है, जो इनके एतराजात सामने आए हैं, लेकिन हुकूमत इस हवाले से डट गई है कि 2023 के इलेक्शन जो हैं ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से ही होंगे। और ऐसे लग रहा है कि ये मामला अब आगे जाके खींचातानी शुरू होगी, मामला अदालतों में भी जाता नजर आ रहा है, शायद ये एक्ट को भी आगे जाके चैलेंज करें, लेकिन इन्होंने तय किया हुआ है कि एक्ट ना भी बना उधर से, यानी सेनेट से इन्होंने रजिस्ट किया, तो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास लेकर आएंगे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी खुद इस तमाम प्रोसेस को देख ले? देखें, वजारत साइंस इलेक्शन कमीशन नहीं करवाने होते इलेक्शन, टेक्नोलॉजी को इन्होंने कहा कि आप मशीन बना के लाएं, ये मशीन बना के ले आए, फिर उन्होंने उस मशीन का जायजा लिया, ठीक है, उसमें जो सुकम है आप बताएं, उनकी रहनुमाई करें, ठीक है, वो कोई किसी गैर मुल्की कंपनी से कोई मदद लेनी है, आप उनको बोलें वहां से ले लें मदद। आप ये कह रहे हैं जी ये हो ही नहीं सकता, मतलब ये तो 37 एतराजात वो हैं कि ये हो ही नहीं सकता, तो फिर ऐसे तो नहीं हो सकता। तो फिर सदीक की तरफ जाते हैं, सदीक अगर हो ही नहीं सकता, इलेक्शन कमीशन करना ही नहीं चाहती है, अदील कह रहे हैं कि तो मामला शायद अदालतों में भी चले जाएं, तो हम ये भूल जाएं कि अब आगे जो इलेक्शंस हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कास्ट नहीं होंगे। देखें, मसला यह है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब कमिटेड हैं कि हर सूरत में 2023 का इलेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए होगा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी वोट की सहूलत दी जाएगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन दोनों की मुखालफत कर रहा है, और इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान ये एतराज़ात अभी तक अपोजिशन ने नहीं किए थे, अपोजिशन की किसी जमात ने नहीं किए थे, इतनी तो वो सिर्फ ये कहते हैं हम मुस्तरद करते हैं बगैर किसी वजह के, और इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान ने 27 से एतराज़ात। देखें, ये जो वड़ाई साहब ने शुरू में जिक्र किया, ये लेटर है मेरे पास, इस लेटर में लिखा गया है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इसका जायजा लेने के लिए जो टेक्निकल कमेटी है जो एवेलुएट करेगी इसको, उसका आज 11 बजे यानी 8 सितंबर बरोज बुध 11 बजे इसका कॉन्फ्रेंस हॉल ऑफ ईसीपी इसमें आज इजलास था। देखें, आज इजलास आज है टेक्निकल कमेटी का, जिसने ये देखना है कि क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं मुमकिन तौर पे, और किया क्या, कल एक कमेटी में जाके कह दिया हमें ये एतराज़ात हैं, और टेक्निकल टीम से मुलाकात भी, ब्रीफिंग भी नहीं ली। देखिए, एक दिन तो आप इंतजार कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा तो कोई एक वो मुझे शेख रशीद साहब याद आ गए कि शेख रशीद साहब जो है वो पनामा केस में खुद दलाइल दे रहे थे, और उन्होंने जजेस को कहा यकीन करें अगर शरीफ खानदान ने मेरे जैसे को बंदा हायर किया होता तो उसकी खिदमात ली होती, मैं कम अज़ कम इस अफसाने में इतने रंग भर देता कि एक बार कहानी सुन के मज़ा आ जाता। उन्होंने ऐसी बेरंग कहानी उन्होंने बनाई है ये कतरी खत और ये सारी कि कोई मज़ा नहीं आया। तो कोई कहानी तो थोड़ी सी बना लें, कोई थोड़ा सा तो लगे कि आप गैर जानिबदार हैं। आप तो पीडीएम से भी आगे निकल गए हैं सारे मामले में। कमेटी का इजलास आज है, आप निकाल, और फिर सबसे अफसोसनाक बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो
जो है मीडिया का सहारा ले रहा है, मीडिया के जरिए हुकूमत के ऊपर दबाव और मीडिया के जरिए चीजें जारी करना। और फिर जैसे अदील बड़ाई साहब ने कहा कि भाई कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, आपका काम है उस कानून पे चलना, कानून गलत है आप जाके चैलेंज कर दीजिएगा। और ये इलेक्शन कमीशन तो हमारा उस तरह से कर रहा है जैसे वो कैमरा आया था तो फतवे आ गए थे कि ये हराम है कैमरा और तस्वीर बनाना हराम है और ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हराम है और ये स्पीकर का इस्तेमाल इसके ऊपर अजान देना हराम है। भाई आप 21वीं सदी में जब हर चीज इतनी आगे चली गई है टेक्नोलॉजी, आप अच्छा फिर एक चीज मारिया देखें, मैं अपने देखने वालों को भी बता दूं, वो जो पर्ची आप डालते हैं ना वोट पर्ची इसमें भी होगी। फर्क सिर्फ यह है कि अब आप जब बटन दबाएंगे कि मैंने इस जमात को वोट डालना है तो पर्ची भी निकलेगी और मशीन में भी वोट कास्ट हो जाएगा। दो चीजें हो जाएंगी, वो जो पर्ची होगी वो डब्बे में उसी तरह डाला जाएगा जैसे अब डाला जाता है। और मैंने फाफन के लोगों को भी सुना है, पिलडैट के लोगों को भी सुना है, वो कहते हैं कि हमारे जो शुकूक व शुबात थे जब हमें ब्रीफिंग दी गई है तो वो शुकूक व शुबात दूर हो गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो लगता है कि तैयार भी तो नहीं है ना। और बगैर और ये जो इंतहाई सतही से इल्जामात और खदशात और खतरात का इजहार कर दिया तो ये मुझे तो तसादुम मेरे ख्याल में तो वैसे इससे ना हुकूमत का नैरेटिव ज्यादा स्ट्रेंथन होगा कि देखें जी हम कह रहे थे ना कि ये नहीं करना चाहते, यानी हुकूमत में कुछ लोग यानी ये उनके ज़हन में था कि ये रोड़े अटकाएंगे और वो रोड़े उन्होंने अटकाने शुरू कर दिए। और हुकूमत अब मेरा ख्याल है आने वाले चंद दिनों में इस पे मजीद वाज़े और सख्त मौक़िफ़ के साथ जो है वो सामने आएगी। ठीक है, कुछ ना कुछ तो क्लैरिटी आना ही है। नाज़रीन ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर क्यों लॉयर्स एहतजाज कर रहे हैं, क्यों वो वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या इनसाइड स्टोरी है, ब्रेक के बाद शेयर करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर कल एहतजाज किया जा रहा है। सिद्दीक के पास इस स्टोरी की इंसाइट है। सिद्दीक, शेयर कीजिएगा ये क्यों लॉयर्स की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, वजह क्या है इसकी? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, इस प्रोग्राम में हम मुसलसल इस स्टोरी को कवर कर रहे हैं कि जो वकला तंजीमें हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि जो भी सीनियर होगा यानी जो भी चीफ जस्टिस होगा हाई कोर्ट का उसको लाया जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जबकि सुप्रीम जुडिशल कमीशन पाकिस्तान और जुडिशल कमीशन के मेंबरान का मौक़िफ़ इससे मुख्तलिफ है। और वो ये है कि सिर्फ जो है वो सीनियरिटी को नहीं देखना बल्कि मेरिट को भी देखना है, जज की अहलियत सलाहियत काबिलियत को भी देखना है। अच्छा, इसमें मैं आपको ये बता दूं कि दो केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, और इन दो केसेस पे जाने से पहले आपको ये भी बता दूं कि दो शख्सियात, एक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब ने कोशिश की, उन्होंने एक लेटर लिखा जो वकला तंजीमें हैं उनको कि आप बताएं कि क्या तरीकाकार होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में किसी जज को लाने का, ताकि हम एक मैकेनिज्म बनाएं और आप रिटर्न दें। अभी 2 दिन पहले जवाब दिया है वकला तंजीमों ने, लेकिन उन्होंने मजीद वक्त मांगा है। अभी तक उन्होंने जहां जिस फोरम पे जवाब देना चाहिए था, रिटर्न देना चाहिए था, लिख के देना चाहिए था, उस फोरम पे लिख के नहीं दिया ताकि कोई एक पॉलिसी बन सके वाज़े तौर पर। दूसरा जो है वो फैसल चौधरी साहब ने, जो फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, उन्होंने कोशिश की कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब की और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबरान की मुलाकात करवाई। कोशिश की गई कि थोड़ा सा ये जो एक इस वक्त तसादुम की सूरत हाल है हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, उसको खत्म किया जा सके। ये दो बड़ी डेवलपमेंट्स थी, लेकिन दो केसेस हैं, एक अल जिहाद ट्रस्ट केस है और एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम वफाक पाकिस्तान केस है। देखें, अल जिहाद ट्रस्ट केस जो है उसमें ये तो वाज़े तौर पर लिखा गया है कि जो सीनियर जज होगा किसी भी यानी हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, वही चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेगा। लेकिन इसमें यह नहीं लिखा हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट में कोई सुप्रीम कोर्ट में जब कोई जज आएगा तो वो हाई कोर्ट का सीनियर तरीन जज यानी जो चीफ जस्टिस होगा वो आएगा। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम वफाक पाकिस्तान केस है 2002 का, उसमें भी ये वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि सीनियरिटी और जायज तौक़ों के असूल जिन्हें इन केसेस में बयान किया गया है उनका स्कोप किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती तक महदूद है, और इन असूलों को ना सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती पर लागू किया जा सकता है और ना ही उनका दायरा कार सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती तक बढ़ाया जा सकता है। यानी ऐसा कोई आईनी कन्वेंशन या माजी की प्रैक्टिस मौजूद नहीं है जो किसी हाई कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने से मुतल्लिक हो। और यह भी लिखा गया है कि हमारे जहन में यह बात वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए बतौर मैंडेटरी रूल के ना सीनियरिटी का असूल लागू होता है और ना ही इस रूल ने कन्वेंशन का दर्जा हासिल किया है। अच्छा, इसके बाद आ जाए जनाब कि पाकिस्तान बार कौंसिल इससे पहले मौक़िफ़ क्या रहा है। ये जनाब मिनट्स हैं जो 2 मई 2021 में पाकिस्तान बार कौंसिल का इजलास था, जिसमें
आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कहा था कि सिर्फ सीनियरिटी काफ़ी नहीं है, अहलियत और जो सलाहियत है उसको भी देखा जाए। और उन्होंने ये, क्योंकि स्टोरी हम पहले इस प्रोग्राम में शेयर कर चुके हैं, लेकिन मुख्तसर ये है कि उन्होंने ये भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को डंपिंग कोर्ट नहीं है कि उसमें सीनियरिटी की बुनियाद पर किसी नायल जज को आप तैनात कर दें और फिर वो 10 साल तक जज रहे सुप्रीम कोर्ट का, चाहे उसके फैसले ठीक हो ना हो, उसको फैसले करने आते हो ना करने आते हो, तेज तरीन इंसाफ फराहम करना आता हो या ना आता हो। तो इस पे जुडिशल कमीशन के मेंबरान के नजरियात भी ये रहे हैं, खासतौर पे किसी खातून जज को सुप्रीम कोर्ट में लाने पे काजी फैसल साहब ने भी जो है वो मई 2021 की मीटिंग में ये बात कही। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने अप्रैल में कहा था कि किसी खातून जज को लाया जाए। और आखिरी पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जो नज़रअंदाज शुदा जजेस हैं, जैसे अब आयशा मलिक साहिबा जो हैं उनको अगर लाया जा रहा है और उनसे जो सीनियर जजेस हैं जिनको नहीं लाया जा रहा, तो उनके इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में आने के चांसेस बरकरार हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको नुकता बताता चलूं कि अगर जो आयशा मलिक साहिबा से सीनियर 3 जजेस हैं उनको आप ले भी आए सुप्रीम कोर्ट में, उनके चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने के चांसेस नहीं है, लेकिन उनके चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तीनों ने बनना है। अगर आयशा मलिक साहिबा आ जाती हैं, एक तो सबसे बड़ी बात यह होगी कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली सुप्रीम कोर्ट की जज होंगी और फिर आगे मुस्तकबिल में जाके पहली चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगी। और ये बहुत जरूरी है पाकिस्तान की इमेज के लिए, क्योंकि इंडिया में जो अटॉर्नी जनरल ने लेटर लिखा था, अभी भी उन्होंने चंद रोज पहले 3 खातून जजेस को वो सुप्रीम कोर्ट में लाए हैं और उनमें से वहां भी चीफ जस्टिस बनना है इंडिया में उन्होंने। तो ये इंपॉर्टेंट होगा। अब अदील बड़ाई साहब की तरफ चलते हैं कि ये पहली बार हो रहा है अदील बड़ाई साहब के किसी जो है वो जूनियर जज को लाया जा रहा हो और सीनियर को ना लाया जा रहा हो। सदीक साहब, 4 अदवार की हम बात करते हैं कि 4 अदवार में अगर हम तकसीम करें ना, आज़ादी से लेके आज तक, यानी 4 अदवार इसलिए कह रहा हूँ, उसमें कुछ अदवार ऐसे हैं जिसमें कोई फैसला आया सुप्रीम कोर्ट ने, कुछ प्रिंसिपल्स तय किए, किसी में जिस तरह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम वफाक पाकिस्तान, फिर 18वीं तरमीम आ जाती है 2010 में, और उसके बाद 2010 से लेकर यानी 2011 से लेकर अब तक का जो टेन्योर है, इन 4 अदवार में 41 जज साहिबान ऐसे एलिवेट हुए हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, उनका तकर्रुर हुआ जिसमें सीनियरिटी का असूल मद्देनजर नहीं रखा गया। अच्छा, ये जो सीनियरिटी का मामला है, ना तो किसी आइन में, ना किसी कानून में, ना कोई कन्वेंशन है, और खुद यानी ये एक मुस्तकिल ना चली आ रही है, ये एक मुस्तकिल प्रैक्टिस है कि ये 41 जज साहिबान जो हैं इनकी एलिवेशन हुई, जिस तरह 1947 से 1995 तक का एक दौर गिना जाता है, क्योंकि 1995 में जजेस केस से मुतल्लिक जब हुआ फैसला हुआ तो यानी 21 जज इस टेन्योर में एलिवेट हुए, सीनियरिटी का प्रिंसिपल यहां लागू नहीं हुआ। तो यानी अब यह तासुर दिया जा रहा है कि शायद ये कोई पहली मर्तबा होने जा रहा है। उसके बाद जो दूसरा दौर है वो 1996 से लेकर 2002 तक है, क्योंकि 2002 में जो सुप्रीम कोर्ट बार का जो केस था उस पर फैसला आ गया, जिसमें आपने भी बताया भी, जिसमें कहा गया कि जो जज साहिबान जब चीफ जस्टिस बनना है मुतलका हाई कोर्ट का तो उसमें सीनियरिटी देखी जानी है, लेकिन लेकर जब आना है उनको सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट से तो उसमें ये प्रिंसिपल नहीं है। उसमें 7 जज साहब जो हैं वो एलिवेट हुए, यहां पर आए, उनका तकर्रुर हुआ। फिर 2002 से 2010 तक का एक टेन्योर है, ये इसमें फिर 18वीं तरमीम आ गई, उसमें जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार तब्दील हो गया, इसमें 7 जज साहिबान जो हैं उनका तकर्रुर हुआ। फिर 2011 से 2021 तक का जो आखिरी टेन्योर है, इसमें कौन कौन से जज साहिबान आए, उनमें जस्टिस गुलजार अहमद साहब 2011 में आए, जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम साहब वो रिटायर हो चुके हैं, ये 2011 में आए। यानी ये वो जज साहिबान हैं जब सीनियरिटी का प्रिंसिपल यानी लागू नहीं किया गया, तो यानी एक ये मुस्तकिल मश्क चलती आ रही है। फिर उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, यानी जिस तरह जस्टिस गुलजार साहब चीफ जस्टिस साहब ऑनरेबल जज, इस तरह के बेहतरीन जज साहिबान जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की सूरत में मिले। फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब आए 2019 में, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब आए 2020 में, फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब 2021 में आए। तो इतने काबिल तरीन जजेस, यानी कहने का मतलब यह है कि जजेस की सीनियरिटी से ज्यादा उनकी काबिलियत मैटर करती है, क्योंकि इन्होंने मुल्क के फैसले करने होते हैं, लोगों के फैसले करने होते हैं, इन्होंने पॉलिसी मेकर से मुतालिक फैसले करने होते हैं। और मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा फिल्टर है काबिलियत कि ये सीनियरिटी पर इसको फोकियत दी जानी चाहिए। ठीक है नाज़रीन, ब्रेक का प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है। चलो आपसे कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।